Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to continue your third chapter from our book Vistas under the title of The Journey to the End of the Earth. तो बच्चे हमने इसमें जो पेज नंबर 20 है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको पेज नंबर 21 से आगे रीडिंग करवाऊंगी। तो 20 पेज नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है हमारी जर्नी के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसे यहाँ पर आए हुए, इस धरती पर आए हुए उसके 12,000 ईयर्स ही हुए हैं, बट उसने क्या किया है, उसने हर एक चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। मतलब यहाँ पे विलेजेस बना दिए हैं, यहाँ पे टाउन बना दिए हैं, सिटीज़ बनाए हैं, मेगा सिटीज़ बनाए हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे स्पीशीज़ हैं प्लस हम लोग जो हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ रही है, तो इनके बीच में एक बैटल हो रही है। किसको लेके? रिसोर्सेज को लेके। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे आप फॉरेस्ट की ही एग्जांपल ले लो, तो जो जानवर होते हैं हमारे, उन्हें भी तो नीड होती है शेल्टर की। तो वो कहाँ रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ केव्स वगैरह, मतलब इन्हीं चीज़ों में रहते हैं ना। तो हम लोग क्या करें, हमें भी अब फॉरेस्ट की नीड है, हमें भी वुड की नीड है। किस लिए? क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही हमें आगे वुड की, हमें आगे जो घर बनाने हैं उसके लिए हमें वुड की नीड होती है, बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से वो हमारे राइटर जो है वो हमें कह रही है कि हम लोगों के बीच में और ये जो स्पीशीज़ हैं इनके बीच में लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके एक बैटल हो रही है। तो ये मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से जो ह्यूमन ने और क्या किया है, ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा ये जो फ्यूल का यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होती हैं इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एक ब्लैंकेट बन गया हुआ है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है। तो कहते हैं कि हमारा आजकल मोस्ट जो टॉपिक होता है डिबेट का, तो वो किस पे होता है? अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया जाए तो हम यही चीज़ें मतलब उसमें लाते हैं कि विल द वेस्ट अंटार्कटिकल आइस शीट मेल्ट एंटायरली। जो अंटार्कटिका की वेस्ट शीट्स हैं, क्या मतलब आइस शीट जो हैं, क्या वो टोटली क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी। तो कहते हैं हमारे यही टॉपिक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जो धरती है, हमें अपने जो वर्ल्ड है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो बेटा कल मैंने यहाँ तक आपको बताया था। तो आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम्स आई वाज वर्किंग विद ऑन द Sukalsi aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them fosters a new understanding and respect for our planet। तो देखिए इसमें हमें क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो स्टूडेंट्स आइस पर गए हैं, हमारी जो राइटर है तिशानी दोषी जो हैं, ये कहाँ पर गए हैं? ये अपनी इन्होंने एक जर्नी जो है वो स्टार्ट की है। तो जर्नी इनकी कहाँ तक थी? ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम यहाँ पर आइस भी होती है। तो इनके साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स गए हैं और ये एक रिसर्च करने के लिए वहाँ पर गए हैं, ठीक है। रशियन रिसर्च वेसल जो है उसमें ये बैठ कर गए हैं। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर गए हैं, रिसर्च करने के लिए गए हैं, कहते हैं द प्रोग्राम्स आई वॉज वर्किंग विद ऑन Sukalsi aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them inspiring educational opportunity। तो कहते हैं कि इसका जो एम है, इन बच्चों को, ये जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर लेके आना, मतलब इस सोलंकी सुकलसी के ऊपर बिठाकर इनको जो लेके आना, इस शिप का नाम था ये सुकलसी। तो उसके ऊपर बिठा के इनको यहाँ पर जो लाया गया है, तो किस रीज़न से यहाँ पर लाया गया है? मतलब अंटार्कटिका अगर कॉन्टिनेंट पर इन बच्चों को लाया गया है तो रीज़न क्या है लाने का? इन बच्चों को क्या करना है कि एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देनी है, मतलब इन बच्चों को जो इंस्पायर करे, ठीक है। इन बच्चों का एक ध्यान जो है वो हमारे अर्थ की तरफ जो है वो दिलाना है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो किस तरह का, कैसे हमने उसको प्रिजर्व करना है, कैसे हमने उसको संभाल के रखना है। विच विल हेल्प दैम फोस्टर्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट। तो कहते हैं कि ये हेल्प करेगा अगर हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ऐसी हम देंगे कि बच्चों को हम उन एरियाज़ में लेके जाएंगे जहाँ पे इनको वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, इन बच्चों को कि ये बच्चे क्या करेंगे, समझेंगे हमारा वर्ल्ड क्या है और रिस्पेक्ट करेंगे अपने प्लैनेट की, ठीक है। उसको कैसे संभालना है, हमारी जो अर्थ है हमने उसको कैसे संभाल के रखना है। तो कहते हैं इन सारी चीज़ों के वो क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। उनको पता चलेगा कि हमने चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना। कैसे? मतलब हम इनका लिमिटेड यूज़ करके भी हम लोग जो है वो रह सकते हैं। कहते हैं इट्स बीन इन ऑपरेशनल
for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. आप क्यों कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ये जो रिसर्च चल रही है, जैसे इस बार जो रिसर्च चल रही थी तो राइटर गए हैं प्लस उसके साथ कुछ और स्टूडेंट्स गए हैं, ठीक है, रिसर्च करने के लिए अपनी। तो कहते हैं ये जो रिसर्च का काम चल रहा है ये कब से चल रहा है, 6 ईयर्स से चल रहा है, ठीक है। ये 6 ईयर से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में लेके जाया जाता है कि वहाँ पर कि ताकि बच्चों को जो है वो नॉलेज मिले कि कैसे हमारी अर्थ है, कैसे हम इसको प्रिजर्व करेंगे। कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं तो इसी वजह से ये जो प्लान चल रहा है ये पिछले 6 ईयर से चल रहा है। देन वो कहते हैं कि इसको जो हेड कर रहा है, ठीक है, जो इसका हेड है वो कौन है, कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो हैं वो इसके हेड हैं और वही इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। तो कहते हैं कि विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, कि स्टूडेंट्स के साथ आइस पर ही ऑफ़र, वो क्या ऑफ़र करता है, वो ऑफ़र करता है द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर, की हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या बने, एक पॉलिसी मेकर बने, ठीक है ना। कैसे हमने मतलब वही पॉलिसी मेकर की कैसे हमने चीज़ों को संभालना है, कैसे हमने इस चीज़ की एक पॉलिसी बनानी है, वो सारी चीज़ें वो उनको सिखाना चाहता है। इसलिए वो उसने ये स्टार्ट की हुई है कि हम स्टूडेंट्स को लेके वहाँ रिसर्च करने के लिए जाएंगे। कहते हैं कि लाइफ चेंजेस एक्सपीरियंस उनके बीच में आएगा एट एन एज, कि ये जो एज होती है इसमें, और ये रेडी होते हैं, इस टाइम ये बच्चे रेडी होते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए इन चीज़ों को, ठीक है। इसलिए उनका यही मकसद है कि इन बच्चों को वहाँ लेके जाया जाए, ठीक है, रिसर्च के लिए, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको समझ आए कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द रीजन्स द प्रोग्राम has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Poles and not be affected by it. It is easy to blaze about polar ice caps melting while sitting in a comfort zones or respective latitude and longitude, but when you can visually see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that threat of global warming is very real। तो देखो अब हमें वो क्या कहता है कि ये जो प्रोग्राम वो चला रहे हैं हमें मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं, साउथ पोल तक वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें वो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो उनको हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इन चीज़ों की सारी वो नॉलेज देते हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ पे आके हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं, ठीक है, आइस शेल्फ जो है वो टूट रही हैं। तो कहते हैं फिर इन सारी चीज़ों को देख के ये रियलाइज़ होता है हमें कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो सच में हो रही है, ठीक है, रियलिटी में वो हो रही है। ऐसे हमें कहा जाता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो लेकिन जब तक वो उसको हम अच्छे से नहीं देखेंगे, खुद नहीं देखेंगे, एक्सपीरियंस खुद नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो कहता है यहाँ आके उन सारी चीज़ों की हमें नॉलेज मिलती है और सच में लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये हो रही है, रियलिटी में ये हो रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ द सैम्पल्स इकोसिस्टम्स एंड लैक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी is the perfect place of study how little changes in the environment can have a big repercussions. Take the microscopic phytoplankton. Those grasses are the sea that nourish and that sustains the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbons and synthesize organic compounds in that wondrous and the most important process called the photosynthesis। देखिए अब वो हमें क्या कहता है कि जब हम अंटार्कटिका पर आते हैं, विकास ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इकोसिस्टम है, यहाँ पे लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये परफेक्ट प्लेस है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी करने के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। हाउ लिटल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव अ बिग रिप्रिकॉशंस। तो कैसे एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारे इन्वायरमेंट की, वो कैसे इसका एक हमें बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ही संभालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे उन्होंने क्या कहा हुआ कि माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं छोटे छोटे हमारे जो मतलब जीव जो है वो सूक्ष्म मतलब होते हैं ना हमारे चीज़ें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो कहते हैं वो जो चीज़ें हमारी होती हैं
आहिस्ता आहिस्ता उसी के साथ क्या होती है, एक फूड चेन की तरह बनी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं, फिर वो एनर्जी लेके कार्बन वगैरह, मतलब एक अच्छी तरह से एक फोटोसिंथेसिस का जैसे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होती हैं। तो कहते हैं यहाँ आके हमें सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है। देन कहते हैं कि साइंटिस्ट warn that the further depletions in the ozone layers will affect the activity of the phytoplanktons, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the regions and the global carbon cycles. In the parables of the phytoplanktons, there is a great metaphor for the existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. देखिए अब उन्होंने क्या कहा है कि जो साइंटिस्ट हमारे वो हमें वार्न करते हैं कि ये जो डिप्लेशन हो रही है, कि आगे वाली जो डिप्लेशन होगी तो उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारा जो इकोसिस्टम है, सॉरी हमारे जो मतलब एक साइकिल बनी होती है, ठीक है, तो इससे किसके क्या होगा, इस पर भी हमारे जो फूड चेन मतलब एक जो होती है हमारी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, पूरे जो ग्लोबल है, कहते हैं कि हमारे जो रीजन वर्ल्ड के ऊपर, हमारे जो वर्ल्ड होते हैं उनके ऊपर हमारे क्या होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखना होगा, तो उसकी वजह से जो बिग चीज़ें हैं वो खुद ब खुद जो है वो संभल जाएंगी। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर हम उनको संभाल के रखेंगे, तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये कैसे, मतलब ये हमें बता रहे हैं कि कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को जो है वो बचा के रखना है। अब देखिए हमें लास्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं कि वॉक ऑन द ओशंस। अब ओशंस के ऊपर उन्होंने जो वॉक किया था, जो चले थे ओशंस के ऊपर, उसके बारे में कहता है माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ द सच एपिफैनीज बट द वेस्ट ऑकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल्स एट द 65.55 डिग्री साउथ। अब वो क्या कहते हैं कि जो मेरा एक अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था, जब मैं वहाँ पे गया, तो ये फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे क्या मिली, अंडरस्टैंडिंग मिली। फिर वो कहता है कि वट वेस्ट ऑकर्स जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल्स एट द, कहता है ये बिल्कुल शॉर्ट था, जो मतलब हम कहाँ पर था, 65.55 डिग्री साउथ वाली साइड था ये। आगे वो कहता है कि द सर्कल्स हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ thick white stretch of ice between the peninsulas and the tadpole island which was preventing us from going any further। अब वो हमें एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था। कहते हैं जो हमारी सोकल्सी है, मतलब वो जो उनका शिप था, जब वो जा रहे थे तो वो क्या हो गया था, वो आइस के बीच में फंस गया। वो फंसा कहाँ पे था, ये कहाँ पे हुआ था, पेनिसुला जो एंड टैडपोल आइलैंड जो है उनके बीच में इनका जो शिप था वो क्या हो गया था, रुक गया था, वो आगे नहीं जा रहा था। कहते हैं विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्राम गोइंग एनी फर्दर, और ये हमें रोक रहा था, हम उसके बीच में फंस गए और हमें रोक रहा था कि हम हमारी सोकल्सी जो है, हमारा शिप जो है वो आगे जाए, और हम आगे नहीं जा पा रहे थे, हम वहीं पर रुक गए, मतलब इन दोनों आइलैंड के बीच में वो रुक गए। तो कहता है दैट कैप्टन डिसाइडर्स वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड head back north, but before we did we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the oceans। देखिए कहते हैं कि इससे पहले कि क्या होता कि हमारा जो कैप्टन था वो हमें क्या कह रहा था कि आप क्या करो, आप वापस हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, मतलब जिस साइड से हम आए थे हम उसी साइड जो है वो वापस चलते हैं। कहते हैं लेकिन इससे पहले कि हम वापस जाते तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिली, इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें क्या करना होगा कि हमें गैंग प्लैंक, मतलब वो जो एक जैसे होता है ना कि शीट सी बनी होती है, कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि आप यहाँ से उतरो, इस शिप से नीचे आप उतरोगे, ये जो आइस शीट बनी हुई है आपको क्या करना है, इसके ऊपर चलना होगा। मतलब वो वहाँ पे आइस शीट्स जो होती हैं वो भी देखो कितनी मोटी होती है, जिसके ऊपर मतलब चला जा सकता है। अब वो उनका जो शिप था वहाँ पे बीच में एक फंस गया था, उनको अब जहाँ से पैदल जाना था, तो वहाँ पे आइस शीट्स थी और आइस शीट से होके उनको आगे जाना था। कहते हैं सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस नीडेड kitted out in the gore text and the glass, working on a stark whiteness that seems to spread out forever। तो कहता है कि अब हम जितने भी जो 52 थे, अब हमारी जो राइटर है वो है, उसके साथ प्लस चिल्ड्रन जो थे जो रिसर्च करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे वो भी थे। तो कहते हैं हम सभी जो थे इस शीट के ऊपर हमने चलना स्टार्ट किया।
कहता underneath our feet was a meter thick ice packs and underneath that 180 meters of the living breathing salt waters in the periphery gravitators seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of the banyan tree. It was nothing short of the revelations everything does indeed connect. आप देखिए वो हमें क्या कहते हैं कि जब हमने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो हमारे नीचे क्या था, हम कहाँ पे चल रहे थे, 1 मीटर जो थिक शीट थी, आइस शीट थी, कहते हम उसके ऊपर चल रहे थे। तो कहते उसके नीचे 180 मीटर्स नीचे क्या था, पानी था, मतलब वाटर था। अब ओशन था तो ओशन जो है नीचे तो होगा ही, उसके नीचे शीट क्या थी, 1 मीटर जो थी वो थिक थी। तो कहते हैं हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे चल रहे थे, नीचे सॉल्टी वाटर था और हम उसके ऊपर चलते जा रहे थे। आगे वो कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके नीचे बैठते हैं, banyan ट्री के नीचे बैठते हैं शेड के लिए। तो कहते हैं इसी तरह से हमें क्या मिला था, एक जो होता है ना कि एक छोटा सा एक सहारा मिलता है जैसे। तो कहते हैं इस तरह से हमें मिला था कि हम उस शीट्स के ऊपर चल के आगे जा रहे थे। तो कहते हैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। देन वो कहती है कि 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of waters and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planets. How would it be if Antarctica were to become warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammals, and the woolly rhinos? Who to say what after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealisms to save the world? All I can say is that a lot can happen in a million years. What a difference a day makes. देखिए आप लोग क्या कहते हैं हम 6 चेक पॉइंट जो इस 9 टाइम जोन होते, 6 चेक पॉइंट जो थे 3 वाटर बॉडीज़ को होते हुए हम उस जगह पर पहुंचे थे और वो जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे मतलब हमें लग रहा था। कहते हैं वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप सोचो कि कैसा होगा कि अगर ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है, यहाँ पे इतनी आइस होती है, हर जगह आइस होती है, कहते हैं ये वार्म हो जाए, ठीक है, पिघल जाए तो फिर क्या होगा, हमारे वर्ल्ड का क्या बनेगा। फिर यही होगा कि जो डायनासोर है क्या वो फिर से आ जाएंगे, ठीक है, जैसे वो मतलब हुए थे इस तरह से हम लोग जो है वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो कहते हैं कि व्हाट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि उनके साथ जब मैं गई, ये जो मैंने 2 वीक्स वहाँ पे स्पेंड किए थे अपने टीनेजर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो सभी ने क्या किया था, एक आइडियलिज्म जो है मतलब आइडियलिज्म था उनके लिए कि कैसे हमने क्या करना है, वर्ल्ड को सेव करना है। कहते हैं ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। वट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। तो कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि कैसे एक डिफरेंस जो है वो बनता है, कैसे मिलियंस में चीज़ें जो है वो चेंज होती जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, ठीक है, 3rd चैप्टर, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आगे नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।